हेलो एवरीवन, आज हम प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन प्रमेय और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ हमने कुछ एग्जाम्पल भी किया था। तो आज आगे हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा हमें इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला संख्या, कोई भी दो संख्या दी रहेंगी और उसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो देखेंगे पहला वाला क्वेश्चन हमारा 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो 135 से बड़ा है 225। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हमें जैसे 225 में हम क्या करेंगे, 135 से भाग देंगे। तो एक बार यदि देते हैं तो 135 आता है, 5 में से 5 जाएगा 0 और 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 1 कट जाएगा ये, तो बचेगा 90। अब क्या होगा? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यही कहता है कि जब एक बार विभाजित करते हैं, मतलब एक बार काटने की ट्राई करते हैं भाग के द्वारा, और जब हमारा कुछ शेषफल रह जाता है, शेषफल 0 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक है इसको फिर हम शेषफल से भाग देंगे। 135 में 90 से भाग देंगे, तो 90 एकन्नम 90, और 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा। अभी भी हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आया, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर जो भाजक है उसे हम शेषफल से भाजक में हम भाग दे देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे 45 दूना 90, और ये पूरी तरीके से 0 आ गया। तो जब भी हमारा 0 आ जाता है तो उस समय जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो पहले हम दूसरे तरीके से, छोटी क्लासों में दूसरे तरीके से एचसीएफ ज्ञात करते थे दोनों संख्याओं का, लेकिन यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे, यदि आप बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से जो जब लास्ट में 0 आ जाएगा उस समय जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यदि हमें 1, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको हम ए बराबर BQ प्लस आर के रूप में लिखेंगे। ये क्या है? यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का है। तो यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इस रूप में लिखेंगे। तो ए बराबर BQ प्लस आर यही है। ए को भाज्य मान लिए हैं, भाजक को B मान लिए हैं, भागफल को Q और शेषफल को R। तो इसी रूप में लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा भाज्य है 225, तो लिखेंगे 225, और भाजक हमारा है 135। कितनी बार गुणा किए? एक बार, और बचा कितना है हमारा 90। फिर हम दूसरे स्टेप में क्या किए हैं, 135 को हम, जो हमारा भाजक था उसको हम भाज्य बना दिए हैं। यानी 135 को हम लाएंगे आगे, और फिर लिखेंगे 90 को यहाँ पे लाएंगे। फिर कितनी बार भाग दिए हैं? एक बार, और प्लस कितना आया है 45। फिर यही स्टेप को हम दोहराएंगे जब तक 0 नहीं आएगा। 90 को हम आगे लिखेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे 45। कितनी बार भाग दिए हैं? 2 बार, और प्लस कितना आया? 0। तो लास्ट में जो आता है वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का, 135 और 225 का एचसीएफ कितना है? 45। तो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो इस तरीके से यदि बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, सिंपली भाग देंगे, और ये जो स्टेप बदलना रहता है यही क्या है, हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, यानी कि जो चरणों की श्रृंखला है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक बार 135 से 225 में भाग दिए हैं, तो पूरी तरीके से काटने की कोशिश किए हैं, लेकिन हमारा शेषफल कुछ आया, शेषफल हमारा 0 नहीं आया। यदि 0 यहीं पर आ जाता तो हमारा जो भाजक होता वही हमारा एचसीएफ हो जाता इन दोनों संख्याओं का। लेकिन जब शेषफल हमारा कुछ आया है, 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, शेषफल से फिर भाजक में भाग देंगे। ऐसा भाग हम तब तक देते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है। जब 0 आ जाएगा तो उस समय जो हमारा भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आगे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरा का हल लिखेंगे। इसमें हम देखेंगे 196 है और 38,220 है। तो देखेंगे 196 से बड़ा है 38,220। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने देखा है कि बड़ी वाले संख्या में हम छोटी वाली संख्या से
भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा, यदि एक बार करते हैं तो 196 आएगा। 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ पे 7 बचेगा। 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ पे 2 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, और ये जो 2 है इसको हम नीचे लाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, 9 दूना 18, 9 बार करते हैं तो 9 6 54, 54 को 4, 9 9 81, 81, 81 5 86 के 6, 9 1 9, 9 8 17। इसमें से घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, 6 में यहाँ पे 5 बचेगा, और 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पे 7 बचेगा। 7 में से 7 एक कट जाएगा, बचा हमारा 98। अब हम क्या करेंगे, जो 0 बचा हुआ है इसको नीचे लाएंगे। हम देखेंगे 5 बार यदि हम करते हैं तो 5 6 30, 30 को 0, 5 9 45, 45, 3 48 को 8, 5 1 5, 5 4 9। ये पूरी तरीके से हमारा 0 आ गया। तो इस तरीके से इसमें हम देखेंगे एक ही बार में ये 0 आ गया है। एक ही बार हम पूरी संख्याओं को भाग दिए हैं तो हमारा 0 आ गया। तो इसका HCF क्या होगा, HCF होगा जो हमारा भाजक है वही। तो इसको हम लिखेंगे A बराबर VQ के रूप में, VQ प्लस R के रूप में। तो हमारा क्या हो जाएगा, 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। तो इसमें हमारा जब 0 आ गया है तो यहाँ पे जो भाजक होगा हमारा वही हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का HCF। क्या हमारा 38,220 और क्या है 196 का HCF कितना है 196। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम तीसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं मिटाता हूँ। तो तीसरा वाला क्वेश्चन है हमारा 867 और 255 का HCF। तो इसको हम लिखेंगे हल, तीसरा का हल लिखेंगे 867 और कितना है 255। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 867 255 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्याओं में छोटी वाली संख्या से हम भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा, यदि 3 बार करते हैं तो 5 या 15 को 5, 5 या 15, 1 16 को 6, 5 दूना 3 दूना 6, 6 1 7। तो 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। हम क्या करेंगे, स्टेप को चेंज करेंगे क्योंकि हमारा शेषफल कुछ आया है, 0 तो आया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, भाजक में शेषफल से भाग दे देंगे। आगे हम 102 से 255 में भाग देते हैं। कितनी बार, 2 बार यदि हम देते हैं तो आएगा 204। बचेगा कितने, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा कट जाएगा। अभी भी हम क्या करेंगे, फिर स्टेप चेंज करेंगे क्योंकि हमारा शेषफल 0 आया नहीं है। हम क्या करेंगे, जो भाजक है इसको हम अंदर लाएंगे और फिर क्या करेंगे, 51 दूना 102, और ये हमारा शेषफल जो आ गया 0 आ गया। तो इस समय जो हमारा भाजक है यही होगा हमारा HCF इन दोनों संख्याओं का। तो इसको हम लिख देते हैं। यदि 1 नंबर में पूछा जाएगा तो इस तरीके से भाग देके जो लास्ट में जो हमारा भाजक होगा, जब 0 आ जाएगा उस समय जो भाजक होगा वही हमारा HCF हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का। यदि 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको इस तरीके से लिख भी सकते हैं और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 255 गुणे 3 प्लस कितना 102, और आगे क्या है हमारा 255 को आगे लाएंगे और कितना है 102 गुणे 2 प्लस 51। हम क्या करेंगे, 102 को आगे लाएंगे, 51 गुणे 2 प्लस 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। कितने का, 867 और 255 का। HCF कितना होगा, 51। तो हो जाएगा हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से कोई भी 2 संख्या दिया होगा उसको हमको यूक्लिड वाइजन एल्गोरिथम के द्वारा हमें उसका HCF ज्ञात करना है। तो हम इस तरीके से आसानी से भाग विधि द्वारा
इस तरीके से भाग देंगे और जो हमारा शेषफल कुछ आएगा तो हम स्टेप को चेंज करेंगे, जो हमारा भाजक होगा उसको हम भाज्य बना देंगे। ऐसे तब तक भाग देंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है। जब 0 आ जाएगा तो उस समय जो भाजक होगा वही हमारा इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो यदि 1 नंबर में बहुविकल्पी में पूछा जाएगा तो इस तरीके से कीजिएगा, यदि 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा इस तरीके से तो आप इन स्टेप को लिखेंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है प्रश्नावली 1.1 का। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है यानी कि q कोई 1 2 3 4 5 ऐसी कोई संख्या है, तो इसको हम हल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो इसमें हम लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ये कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है और जो हमारा भाजक यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये किस रूप का दिख रहा है, BQ + R के रूप का दिख रहा है। यानी कि जो भाजक है हमारा कितना हो जाएगा, 6 लिखेंगे, तथा भाजक यानी कि b = 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा क्या था, ये बराबर BQ + R, जहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर R होता है और R से बड़ा B, यानी कि भाजक से छोटा हमारा शेषफल होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे भाजक कितना है हमारा 6 है, तो यानी कि B बराबर कितना है 6, तो लिखेंगे ये बराबर 6q + R। R के संभव मान कितने हो सकते हैं, यानी कि B से हमेशा R के मान छोटे होंगे, तो B हमारा कितना है 6 है, तो इससे छोटी कौन सी संख्या होंगी, लिखेंगे R के संभव मान क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5। तो एक एक करके इन मानों को हम क्या रखेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखेंगे तो होगा A बराबर 6q + 0, यानी कि A बराबर 6q। यदि R बराबर 1 रखते हैं तो हो जाएगा A बराबर 6q + 1। यदि R बराबर हम 2 रखते हैं तो हो जाएगा A बराबर 6q + 2। यदि R बराबर हम 3 रखते हैं तो हो जाएगा A बराबर 6q + 3। R बराबर यदि हम 4 रखते हैं तो हो जाएगा A बराबर 6q + 4। यदि R बराबर हम 5 रखते हैं तो हो जाएगा A बराबर 6q + 5। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यदि हमारा q कोई पूर्णांक है, यानी कि किसी भी सम संख्या में यदि हम किसी विषम संख्या से गुणा करें तब भी हमें जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, 6 5 30 सम संख्या ही प्राप्त होगा। यदि किसी सम संख्या में यदि हम किसी सम संख्या से ही गुणा करते हैं तो 6 चौक 24, यानी कि किसी सम संख्या में यदि हम सम संख्या से गुणा करेंगे तब भी हमें सम प्राप्त होगा। यदि किसी सम संख्या में विषम संख्या से गुणा करेंगे तब भी हमें सम संख्या ही प्राप्त होगा। यानी कि यदि हमारा q कोई पूर्णांक है तो ये क्या है, 6 क्या है, सम संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, जब किसी सम संख्या का गुणा किसी सम या विषम संख्या में होगा तो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। यानी कि जो 6q है ये हमारा सम संख्या हो गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 6q + 1, यानी किसी सम संख्या में यदि हम 1 को ऐड कर देते हैं, यानी कि 6 हमारा क्या है, सम संख्या है, इसमें यदि हम 1 को ऐड कर देते हैं यानी कि जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 7, जो क्या है विषम संख्या। यदि हम 12 ले लें, 12 में 1 को हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 13, जो कि क्या है विषम संख्या। यानी कि किसी भी सम संख्या में यदि हम 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा विषम संख्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 6q, यानी कि ये सम संख्या है, किसी सम संख्या में 1 को हम जोड़ते हैं, यानी किसी भी सम संख्या में 1 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, विषम। और यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी सम संख्या में किसी सम संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो सम संख्या ही होगा, यानी कि 2 में यदि हम 2 को जोड़ेंगे तो सम ही संख्या ही होगा। यहाँ पे हम देखेंगे किसी सम संख्या में यदि किसी विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम ही होगा। तो इसी अनुसार हम देख रहे हैं, लिखेंगे इसलिए A बराबर 6q, A बराबर 6q + 2,
ए बराबर 6q प्लस 4। ये सब संख्याएं क्या, जो सम संख्या वो क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो लिखेंगे ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हैं, विभाजित होंगी, इसलिए यह धनात्मक समपूर्णांक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दर्शाना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सी होंगी, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यानी कि अतः ए बराबर 6q प्लस 1, ए बराबर 6q प्लस 3, ए बराबर 6q प्लस 5। ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी। जब 2 से विभाजित नहीं होंगी तो हो जाएंगी, अतः ये सभी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमें क्या करना था, क्वेश्चन में हमें दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हमने उसको दर्शा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि 616 सदस्यों वाली आर्मी की एक सेना है, उसकी एक टुकड़ी है, उसको 32 सदस्यों वाले आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी कि जो दोनों समूहों की संख्या होगी वो क्या होगा, समान होगा, और मार्च करने की संख्या समान होगा। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, स्तंभों की हमें अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल, और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या ज्ञात करना है हमें, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिस पे वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF 616 और क्या है 32। तो ऐसे निकालना तो हमें आता है। लिखेंगे 616 बड़ा है किससे, 32 से। तो 616 में हम 32 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो कितने बार, एक बार करते हैं तो आएगा 32, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, और 5 में से 3 जाएगा 2, 6 को हम नीचे लाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, कितनी बार, 9 बार देते हैं। तो 9 दूना 18, 18 को 8, 9 3 27, 27 1 28। हम क्या करेंगे, 6 में से यानी कि 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और 8 में से 8 0, और 2 में से 2 कट जाएगा, 8 बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप को चेंज करेंगे। शेषफल हमारा कुछ बचा है, 0 तो आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 32 को अंदर करेंगे और 8 चौक 32, और हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया है। तो इस समय जो भाजक है हमारा, यही क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस कितना है 8, और फिर क्या लिखेंगे, 32 को आगे लाएंगे और 8 यहाँ पे कितने बार किए हैं, 4 बार, प्लस 0। तो यहाँ पे जो हमारा है भाजक वही हमारा हो जाएगा HCF 616 और 32 का HCF कितना है 8। इसलिए होगा हमारा स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये हमारा हो जाएगा आंसर, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो ये हमारा HCF हो गया। तो
इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल देना है और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो आगे हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 का। चौथा क्वेश्चन हमारा यूक्लिड अवधि प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। तो इसको भी हम लिखेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो भाजक हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि भाजक हमारा यानी कि जो b है तथा b = 3। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा है क्या, E = BQ + R, जहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर R है और R से बड़ा क्या है, B है। तो लिखेंगे E बराबर हमारा भाजक कितना है, यानी कि B कितना है 3, लिखेंगे 3Q + R। R के संभव मान क्या हो सकते हैं, R के संभव मान, तो R के संभव मान होंगे 0, 1 और 2। 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 से छोटा ही होगा। तो लिखेंगे R = 0 रखने पर, तो R = 0 रखेंगे तो हो जाएगा E = 3Q + 0, तो हो जाएगा E = 3Q। इसका हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा E² = 3Q का क्या करेंगे हम, स्क्वायर। तो 3Q का स्क्वायर कितना होगा, 3Q का स्क्वायर हो जाएगा 9Q का स्क्वायर। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा E² = 3, अंदर क्या बचेगा 3Q का स्क्वायर। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बचा है 3 और 3Q का स्क्वायर। तो अंदर जो लिखेंगे m बराबर, लिखेंगे माना m = 3Q का स्क्वायर, यानी कि जो ये 3Q है इसको हम क्या है, m के बराबर मान लिए हैं, यानी कि m कोई क्या है, हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक यानी कि कोई संख्या 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या मान लिए हैं, m के बराबर मान लिए। 3Q के स्क्वायर को m के बराबर मान लिए हैं तो हो जाएगा हमारा A² = 3m। ये जो 3Q स्क्वायर है इसको हम क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं। 3Q के स्क्वायर को हम m मान लिए हैं तो हो जाएगा A² = 3m। तो पहले हम क्या करना था, ये दिखाना था कि 3m के रूप में दिखाना है, और दूसरा हमारा क्या है, R = 1 रखेंगे। तो R = 1 रखते हैं तो हो जाएगा E = 3Q + 1। तो इसका जब हम वर्ग करेंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा A² = 3Q + 1 का होल स्क्वायर। 3Q + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो A + B का आपको सूत्र याद होगा, A² + B² + 2AB। तो इसी रूम में हम इसको रखेंगे तो हो जाएगा हमारा A² बराबर क्या, हमारा 3Q + 1 का होल स्क्वायर। लिखेंगे 3Q + 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस रूप में तोड़ देते हैं, हो जाएगा A² बराबर 3Q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 3Q और क्या है हमारा 1 है। तो इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा A² बराबर 3Q का स्क्वायर कितना होगा, 9Q² + 1 + 2 3 6, यानी कि 6Q। हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, इसमें 1 को अलग दिखाना है। तो जो 1 है इसको हम अलग कर देंगे, तो लिखेंगे A² बराबर 9Q² + 6Q + 1। इन दोनों से हमको क्या करना है, कॉमन ले लेना है, कितने को, 3 को। तो A² बराबर इसमें 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3Q का स्क्वायर + 2Q और बाहर क्या बचेगा 1। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना m बराबर 3Q का स्क्वायर + 2Q, यानी कि जो संख्या है इसको हम क्या करेंगे, m के बराबर मान लेंगे। m क्या है, हमारा कोई पूर्णांक है। तो लिखेंगे A² बराबर 3, इतने तो हमने m मान लिया, लिखेंगे m + 1। तो ये दूसरा हमारा हो गया, 3m + 1 के रूप में हमने दर्शा दिया। आगे हम तीसरा करेंगे तो इसको हम पहले
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको हम इसको मिटाते हैं, इधर के पार्ट को मिटा लेते हैं। आगे हम रखेंगे r बराबर 2 रखने पर, r बराबर जब हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम क्या करेंगे, इस रूप में तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 2 3q और क्या है 2। हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 2 3 6 6 दूना 12q। हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, लिखेंगे 9q स्क्वायर, इसको भी इसके साथ लिख देंगे 12q और ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 प्लस 1। हम क्या करेंगे, इतने में से 3 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 को कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और बाहर कितना 1 है। आगे हम इधर सॉल्व करेंगे तो इतने जो ए कोष्टक के अंदर वाला पार्ट है इसको हम क्या एम के रूप में मान लेंगे, लिखेंगे माना क्या हमारा 3q का स्क्वायर एम बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको हम क्या किए हैं, एम के रूप में मान लिए हैं। तो हम आगे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, इसको भी हमने r बराबर 2 रखे हैं तो इसको भी हमने 3m प्लस 1 के रूप में दर्शा दिया। तो हम लिखेंगे कि इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस टाइप से हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है 5वां। यूक्लिड भाज्य प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी कि किसी भी धनात्मक, इसको भी हम जैसा पिछला क्वेश्चन किया उसी रूप में करेंगे। तो वहाँ पे हमें वर्ग करना था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, घन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, घन करेंगे। तो इसको भी लिखते हैं हल और लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम यदि हम 9 मानते हैं, भाजक जो हमारा b है, b को यदि हम 9 मानेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसको हम ऐसी संख्या मान सकते हैं जिसका हम q करें उसमें से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। यदि हम 3 का q करेंगे तो उसमें से 9 हम कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे तथा b बराबर 3, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर आर है, उससे बड़ा क्या है, बी है। तो बी हमारा कितना है, 3 है। तो लिखेंगे ये बराबर 3q प्लस आर। तो आर के संभव मान क्या होंगे, आर के मान हो जाएंगे 0 1 2। एक एक करके हम इन मानों को रखेंगे और उसका घन करेंगे। तो लिखेंगे आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा ए बराबर 3q प्लस 0, यानी कि a बराबर 3q। इसका जो हम क्या करेंगे, a बराबर 3q का क्या हम करेंगे, घन करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ
घन करने पर हो जाएगा ए का हो जाएगा क्यू, ए का हो जाएगा क्यू बराबर 3q का क्यू, यानी कि 3q का क्यू। तो हो जाएगा, इसको जो हम हल करेंगे हो जाएगा एक क्यू बराबर 3 का क्यू करेंगे कितना होगा 27 क्यू का क्यू। और इसको भी हम इसमें से हम क्या करेंगे, यदि 3 को कॉमन ले लें तो हो जाएगा 3 नहीं, हमें 9 को कॉमन लेना है। अगर 9 को कॉमन ले अगर हम 9 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3q का q। और हम क्या लिखेंगे, माना जो कोष्टक के अंदर है इसको हम क्या लिख देंगे, यम के रूप में मान लेंगे। तो हो जाएगा 3q का q, यम बराबर 3q का q। तो इसको हम लिखेंगे एक q बराबर 9m, क्योंकि m के बराबर इस संख्या को हमने मान लिया है। और इसको जो हल करेंगे तो हमारा 9m के रूप का दिखेगा। तो m के बराबर कितना है 3q का q, यानी कि कोष्टक के अंदर जो है उसको हम क्या मान लिए, m मान लिए। तो इस हिसाब से हमारा जो एक q आ जाएगा इस रूप का आ जाएगा 3m के रूप का। आगे हम क्या रखेंगे, जैसे हम r बराबर 0 रखे हैं, अब हम क्या करेंगे r बराबर 1 रखेंगे। तो इसको हम मिटा लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा ये बराबर 3q प्लस 1। लिखेंगे घन करने पर, जब हम घन करेंगे तो हो जाएगा ये q बराबर 3q प्लस 1 का q। तो इसका भी फार्मूला होता है a प्लस b का होल q। इसका फार्मूला होता है a q प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फार्मूले पे हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो हो जाएगा एक क्यू बराबर 3q का क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3, उसके बाद 3q का स्क्वायर 1 प्लस 3, उसके बाद लिखेंगे 3q, फिर लिखेंगे 1 का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा एक क्यू बराबर ये हो जाएगा 27q का क्यू प्लस 1 प्लस ये भी हो जाएगा 27q का स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 q हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 को साइड में रख देंगे और जितना q वाला है उसमें से हम 9 को कॉमन ले लेंगे। तो हो जाएगा 27q का q प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q, और 1 को हम साइड में रख के इसमें से हम 9 को कॉमन ले लेंगे। लिखेंगे एक q बराबर, यदि हम 9 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 3q का q प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 3q, नहीं यहाँ पे 1 हो जाएगा 1q, बाहर 1 बचेगा। हम क्या करेंगे, जितना कोष्टक के अंदर इसको हम क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे। लिखेंगे माना यम बराबर क्या, हमारा कोष्टक के अंदर 3q का q, उसके क्या हमारा 3q का स्क्वायर प्लस 1q, और इसको हम यम के बराबर मान लिए हैं। तो लिखेंगे आगे हम एक q बराबर 9m प्लस 1। तो इस तरीके से हम r बराबर 1 रखे हैं तो हमें a प्राप्त हुआ है, a प्राप्त हो गया। आगे हम r बराबर 2 रखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं मिटा लेता हूँ। आगे हम रखेंगे r बराबर 2 रखने पर, तो लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 2 का, और इसको क्या करेंगे हम घन करने पर, जब हम घन करेंगे तो हो जाएगी एक q बराबर 3q प्लस 2 का होल q। इसको भी हम 1 प्लस b के होल q में तोड़ देंगे तो हो जाएगा एक q बराबर 3q का q प्लस 2 का q प्लस 3, उसके बाद 3q का स्क्वायर 2 प्लस 3 3q
और 2 का क्या करेंगे स्क्वायर। तो इसको हम हल करेंगे, इसको हो जाएगा 27 क्यू का क्यू प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस इसका हो जाएगा 3 का हो जाएगा 9, 9 त्रिक 27, 27, 27 दूना कितना हो जाएगा 54 क्यू का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 क्यू। हम क्या करेंगे 8 को साइड में कर देंगे और जितना क्यू वाला उसको एक साथ लिख देंगे। तो हो जाएगा 27 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू। और क्या 8 को हम साइड में लिख देंगे और इसमें से हम क्या करेंगे 9 को कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे अंदर कितना आएगा 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू और बाहर कितना 8। अब इसको क्या करेंगे हम यम के रूप में मान लेंगे, लिखेंगे इधर हम माना यम बराबर कोष्टक के अंदर जो भी है उसको हम क्या करेंगे यम के रूप में मान लेंगे। तो वो है हमारा 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू का स्क्वायर और प्लस कितना है 4 क्यू। इसको हम यम के बराबर मान लिए हैं तो हो जाएगा हमारा 1 क्यू बराबर 9 यम प्लस यहाँ पे 8 है तो इसको 8 लिख देंगे। तो हमारा तीसरा वाला इस रूप का दर्शा दिया हमने। तो हमें क्या करना था, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन हमें 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का दर्शाना है। तो लिखेंगे इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 या 3 बार, तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आगे हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।